अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। पख्तूनख्वा के लोगों सुन लो, सब मुत्तहिद होके इकट्ठे हो जाओ। इसके बाद हम अगर जाएंगे, कोई ये समझता है कि पंजाब हमारा है, कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। ये धमकी नहीं है, ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। मैं ऐलान कर रहा हूँ यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम इदारों को कि अगर आप अपनी कौम की आवाज नहीं सुन सकते तो साइड पे हो जाए, सियासी फैसले सियासी फैसलों कर लेते। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। जहाँ जहाँ पे हमें हुक्म मिलेगा जाने का हम वहाँ पे जाएंगे। ये रुकावटें डालते हैं, ये तशद्दुद करते हैं, लेकिन ये गोलियां, ये आंसू गैस, ये तशद्दुद हमारा टाइम ज़ाया करके हमें लेट तो कर सकता है, लेकिन अपने मकसद से हमें हटा नहीं सकता। मैं वज़ीर आला हूँ इस सूबे का, जब मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा। किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। अपनी आज़ादी के लिए इस तहरीक को जारी रखेंगे, अपना हक लेके दम लेंगे। अगर हमने इमरान खान को जेल से निकालना है और ये जो सारी फसाइयत हो रही है इसको ख़त्म करना है तो हमें अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखना है। हम अगर ये नहीं करेंगे तो ये ना इन्होंने निकालने देना है, कल इनको मिलिट्री जेल में भी डाल सकते हैं। इमरान खान आज कह रहे हैं एहतजाज कभी रोका नहीं जाता, ना ही परसों इसको रुकना चाहिए था, ना ही कोई चीज़ कॉल ऑफ की जाती है। ये पहले आप क्लियर हो जाएं। अब जो एहतजाज होगा वो नहीं रुकेगा, हमारे एहतजाज जारी रहेंगे। हमें इमरान खान बाहर चाहिए, इस सब के लिए हमें अदलिया आज़ाद चाहिए, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है कि हम इमरान खान और बाकी जितने कैदी हैं उनको बाहर निकाल सकें। इमरान खान साहब ने इंडोर्स किया है गंडापुर साहब की इस अग्रेशन को, और उन्होंने जो है इंडिया ये दिया, बल्कि इतला दी आ रही है कि चेयरमैन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर, उनके हवाले से इमरान साहब बहुत नाराज़ हैं कि ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन किस्म के चेयरमैन हैं, और असल में जो गंडापुर साहब का एग्रेशन है वो चाहिए तहरीक इंसाफ को इस वक्त। और उससे ही बढ़कर तहरीक इंसाफ का जो एक यकनिकाती एजेंडा है कि इमरान खान साहब को किसी तरह जेल से बाहर निकालना है, क्योंकि उसके बाद ही सब कुछ होगा जो कुछ होगा। तो पूरी सियासत जो है पाकिस्तान की एक अहम तरीन पार्टी की वो इस वक्त घूम रही है उस इंकलाब की तरफ, जिस इंकलाब का सबसे बड़ा जो ऊपर का पॉइंट है वो ये कि इमरान साहब को बाहर लाना है, उसके बाद बाकी देखी जाएगी जो होनी है। उस तनाजुर के अंदर इमरान खान जो है वो ये समझते हैं कि अगले जुमे को डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी जाए और इस पर कहा जाए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये कॉल ज़रूर होनी है। और चाहे 2 दिन लगे, जितने दिन लगे, उन्होंने कारकुनों को कहा कि जी हमें डी चौक पे पहुंचना है, ये मीडिया से बात करते हुए। और उन्होंने ये भी कहा कि अली अमीन साहब की जितनी भड़कीले और इनकलाबी खताबात हैं इनको मज़ीद इंकरेज करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर लियाकत बाग पहुँच जाता तो बड़ा लीडर बन जाता। और बैरिस्टर गौहर के हवाले से यही कहा गया है कि मुबैना तौर पर कि बुज़दिल आदमी है, इसे फ़ारिग करें। तो ये सारा उस तनाजुर में भी आया कि जब सैटरडे को एक एहतजाज की कॉल दी गई थी तो वो पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कामयाब हुई। उनको लगता है कि अवाम आई, लीडरशिप ने जो है विड्रॉ करने का कहा। गंडापुर साहब फिर एक दफ़ा बस थोड़ा सा आगे आए और उसके बाद नहीं पहुंच सके उस जगह पर, जिस तरह लाहौर में नहीं पहुंच पाए थे, वो काना से वापस चले गए थे। तो यहाँ पर भी इमरान साहब को ऐसा लगता है कि उनको छुड़ाने के लिए ये जो एहतजाजी तहरीक का पूरा एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिसके अंदर अब उन्होंने ये भी कह दिया कि अदलिया के हक़ में एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी जाए। इसके अंदर बैरिस्टर गौहर जो है सबसे बड़ी रुकावट है, और उनको बुज़दिल समझ रहे हैं, उनको सॉफ्ट हार्टेड समझ रहे हैं। और गंडापुर साहब जो है वो कमाल दिखा सकते हैं। गंडापुर ने वज़ीर आला जो है उनके पास जो एडवांटेज है ऑब्वियसली वो है रियासत का एक हिस्सा उनके पास है, केपी, उसके रिसोर्सेज, उसकी पुलिस, उसका पैसा। और उन्होंने कहा ही बरबला कि मैं जहाँ जाऊँगा मेरे साथ पूरी सीएम का इख्तियारात है, उसकी ताकत है, उसकी पावर है, उसको हम भरपूर तौर पे यूज़ करेंगे। ये उन्होंने सब कुछ ये कहा, और इससे लग ये रहा है कि अगले आइंदा आने वाले दिनों के अंदर एक जंग तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है, जजेस के दरमियान भी एक जंग रियासत वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के हवाले से, उनके फैसले के हवाले से चल रही है। और एक जंग जो है वो इमरान साहब ने अडियाला जेल में शुरू की हुई है अपनी रिहाई के लिए, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है शायद कि जो आइनी अदालत का क़याम हो, जजों की तकसीम हो गई, सुप्रीम कोर्ट की एक नई हैयत होगी जिसके लिए बिलावल भुट्टो साहब करिया गली गली हर जगह पे बैनर लेके फिर रहे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का और आइनी अदालत का। तहरीक इंसाफ और इमरान खान समझते हैं इसका वाहिद मकसद ये है कि अगर आइंदा
पीटीआई को बैन करना हो तो इस आईनी अदालत से कराया जाए जो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के चाह रहे हैं। अगर मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल की कोई के ऊपर अपील करनी हो, कोई फैसला आ जाए इमरान खान के खिलाफ, ये तहरीक इंसाफ समझ रही है, तो उसके लिए इस आईनी अदालत को यूज़ किया जाएगा, राइटली और रॉन्गली। तो ये सारी सिचुएशन है इस मुल्क में। एक तरफ जहाँ IMF ने बेल आउट पैकेज दिया, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे जा रही है, रिलेटिवली इस्तेहकाम आ रहा है, रिलेटिवली स्टॉक एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बड़ी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ सुकून नहीं है। पाकिस्तान की एक अहम तरीन पोलिटिकल पार्टी एहतजाज पर है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला ये है कि आज 63A की जो सबसे अहम नज़रसानी अपील लगी, जिसके मुतालिक पहले ही तहरीक इंसाफ ने कह दिया इसका फैसला क्या आना है, उसमें अहम तरीन जज जो है जस्टिस मुनीब अख्तर जो है, उन्होंने एहतजाजन जो है उसमें शामिल ही नहीं हुए उस बेंच के अंदर। उन्होंने बेंच की हैयत पे ही एतराज़ कर, वो किसी को मान ही नहीं रहे मेरे ख्याल से इस वक्त सिचुएशन चल रही है। तो पाकिस्तान में इस वक्त इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो हम बार बार कहते हैं पोलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, अहमद अवैस साहब, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए। मज़हर अब्बास साहब, आपको ताजुब हुआ कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, उसे फारिग करें, और गंडापुर साहब जो है वो नेक्स्ट जानशीन जब तक इमरान खान बाहर नहीं आए थे आपको नज़र आ रहे हैं, और उनकी सियासत के ज़रिए आपको इमरान खान बाहर आते नज़र आ रहे हैं, गंडापुर साहब की सियासत के ज़रिए? शुक्रिया कामरान। देखिए, गंडापुर साहब जो सियासत कर रहे हैं वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के मिजाज के मुताबिक सियासत कर रहे हैं। और जो आपने अभी एक सिनेरियो पेश किया, उसका मैं बिल्कुल एक वर्ड में जवाब दे सकता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत क्योस जैसी है। एक क्योस है जहां आप जुडिशल क्योस देखें, आप पॉलिटिकल क्योस देखें, आप इकोनॉमिक क्योस देखें। ये बड़ा सवालिया निशान है कि जो आपकी महंगाई है वो सिंगल डिजिट तक आ गई है। बाज़ार में निकल के देखें तो ऐसा कोई इम्प्रेशन नहीं मिलता कि महंगाई नीचे आई है। हो सकता है फैक्ट्स फिगर्स में अपनी जगह मौजूद हो, लेकिन रोज़मर्रा की अशिया जो हैं वो उसी तरह महंगी हैं और आए दिन महंगी होती चली जा रही हैं। तो जो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स है, जो उनका मिजाज है, उस मिजाज में ना मेरा ख्याल है शोएब शाहीन साहब फिट होते हैं, उस मिजाज में ना अली अमीन गंडापुर फिट होते हैं। उस मिजाज में या तो बिल्कुल एक मुराद सईद भी बहुत एग्रेसिव थे, इसलिए गंडापुर आपके ख्याल में इमरान खान साहब के मिजाज में फिट नहीं होते? वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि इस वक्त क्योंकि मुराद सईद तो अंडरग्राउंड है ना, इस वक्त जो बिल्कुल एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एग्रेशन कर रहे हैं, जिस तरह की वो एटीट्यूड, वो इमरान खान, क्योंकि बेसिकली अगर इमरान खान की पर्सनालिटी का आप जायज़ा लें क्रिकेट के ज़माने से आज तक, तो एग्रेशन जो है वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है जी। वो सॉफ्ट इमेज, वो सॉफ्ट पॉलिटिकल लेकिन मज़हर साहब, ये एग्रेशन, ये एग्रेसिव पहुंचे अली अमीन गंडापुर साहब का, ये किसी एक जलसे में को लीड नहीं कर सका, ये लाहौर के अंदर नहीं आ सका, ये पिंडी का भी के अंदर भी लीड नहीं कर सका, वो थोड़ा सा आगे आके वो पता नहीं बुरान इंटरचेंज से वापस चले गए। तो किस हद तक ये एग्रेशन सूटेबल होगा कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे? कामरान वो जो आप बात कह रहे हैं ना, वो जो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी ये है कि तहरीक इंसाफ अब तक कोई मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चला पाई। तहरीक इंसाफ पे बिल्कुल गवर्नमेंट की सप्रेशन भी है, उनके लोगों पे मुकदमात भी हैं, गिरफ्तारियां भी हैं, लेकिन एक काउंटर स्ट्रैटेजी होती है, एक प्लान ए होता है, एक प्लान बी होता है, एक प्लान सी होता है। जो पीटीआई का मैंने पिछले 1-1.5 साल में देखा है कि कोई प्लान नहीं नज़र आता। एक दिन फैसला हो जाता है कि उस दिन धरना देना है, और उसके बाद ये जो नया प्लान दिया इन्होंने डी चौक में एहतजाज का, चाहे 2 दिन लगे, डी चौक पे पहुंचे, अदलिया के हक में एहतजाजी तहरीक, आपको लगता है ये कामयाब हो पाएगा? कामयाब इन टर्म्स के इमरान खान बाहर आ जाए? नहीं। अच्छा, देखिए बाहर आना, तो बाहर आने के लिए तो जो मुल्कगीर तहरीक चलानी होती है वो तो मुझे नज़र नहीं आती। मुल्कगीर तहरीक, ठीक है, सिर्फ मुजाहरों से और इस तरह से मुल्कगीर तहरीक अब तक मुझे उसका वो मोमेंटम नज़र नहीं आया। लॉयर्स की तहरीक भी अगर आप देखें तो लॉयर्स जो हैं वो उन्होंने एक मौक़िफ़ तो इख्तियार किया है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के तहत कोई जज हल्फ ना ले। अब अगर हल्फ लेते हैं तो वो पीसीओ जजेस जो है वो करार पाएंगे, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन एक जो सियासी जमात या सियासी इत्तेहाद जो एक तहरीक की प्लानिंग करता है ना, कि
कि जी अगर ये नहीं हुआ इसके अगले मरहले में हम ये करेंगे, इसके अगले मरहले में हम ये करेंगे। वो प्लानिंग मुझे नज़र नहीं आती। ठीक है सर। वो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी मुझे नज़र नहीं आ रही पीटीआई में अब तक। बिल्कुल ठीक, वो आपको नज़र नहीं आ रही और आपके नज़दीक अभी आपको अदलिया वाले चैप्टर पे मजद साहब मैं आपके पास आऊँगा दोबारा, लेकिन पहले ज़रा इस पर ज़रा बात कर लें। अहमद अवैस साहब, इसकी आप तस्दीक कर रहे हैं कि आज इमरान साहब ने जब पीटीआई रहनुमाओं से बात की तो उन्होंने ये कहा कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, इसे फारिग करें और डी चौक पे एहतजाज किया जाए अगले हफ्ते, और आई थिंक लाहौर में भी एहतजाज करने की कॉल दी गई है। 2 अक्टूबर को मियाँवाली में, फैसलाबाद, बहावलपुर में एहतजाज करने की बात की गई है। 4 अक्टूबर जुमे को डी चौक, 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान। ये सब कुछ इस तरह ही है सर? और आप इंडोर्स कर रहे हैं गंडापुर साहब का स्टाइल, इमरान साहब भी इंडोर्स कर रहे हैं? जी देखिए, ये मतलब इस खबर की तस्दीक मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आउटराइटली आपके साथ इत्तफाक नहीं कर सकता। और ये ज़रूर है कि जो एक मुज़ाहमती तहरीक है वो उस तेज़ी से या उस सुरत के साथ अभी तक नहीं चल सकी, और उसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे रीज़न हैं उसके। और उसमें एक रीज़न तो ये भी है कि पीटीआई जो है उसकी लीडरशिप, यंग लीडरशिप जो है, वो अभी पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन की ट्रेंड नहीं है, ना उनका एक्सपीरियंस है उसमें। अच्छा। ये भी एक रीज़न है उसका। और दूसरी तरफ डेस्पोटिज्म का मुकाबला है, उनका जो मुकाबला है वो डेस्पोटिज्म के साथ है। तो डेस्पोटिज्म जो है वो खुद ब खुद एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर देता है टाइम के साथ। जैसे हेगल ने कहा था ना कि इट इज़ द कंडीशंस विच क्रिएट पर्सनैलिटीज़। तो ये तमाम जो डेस्पोटिज्म जो छा रही है पाकिस्तान के अंदर, कि ना आइन है, ना रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ अथॉरिटी है, और फिर उसके बाद नेकेड डेस्पोटिज्म है, तो ये खुद ब खुद ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी अभी बड़ी मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे। क्योंकि ये जब बढ़ता है डेस्पोटिज्म तो ये हर चीज़ को खा जाता है। अभी सबसे पहला हमला जो इनका ख़तरनाक हमला है वो जुडिशरी के ऊपर है। ये पाकिस्तान के जुडिशरी को पहले ख़त्म करेंगे और कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ा सख्त हमला किया इन्होंने। और ये आप देखिए, कभी दुनिया में आप सुनने आया कि वहाँ सेगमेंटेशन, वहाँ पे ग्रुपिंग और वहाँ पे किस अंदाज में कर दिया। आपके नज़दीक नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है, ये जो आईनी अदालत बनाने जा रही है, इसका क्या, उनको क्या ज़ाती फ़ायदा है या उससे आपको क्या नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं? तहरीक इंसाफ क्या नुकसान है? मैं आपको बताता हूँ, सुनिए जी, मैं आपको इसका बताऊँ कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बन रहा है, इसका मतलब यह है कि जुडिशरी जो है वो अंडर द थंब ऑफ पॉलिटिशियन होगी। चीफ रिटायर होंगे और वो नॉमिनेटेड होगा वहाँ का चीफ जस्टिस। इसी तरह दूसरे जज साहिबान जो है वो नॉमिनेटेड शक्ल में आएंगे, इधर से रिटायर होंगे, उधर आके वहाँ जज बन के बैठ जाएंगे। ये वो टेम्पटेशन में होगी उनके लिए कि यहाँ से रिटायर हो, और इफ़ यू फेवर द गवर्नमेंट तो आओ तुम्हें वहाँ का जज बना देते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट जो है, नून लीग की गवर्नमेंट जो है, पीपल्स पार्टी, वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या माइलेज लेना चाह रही है ये नई अदालत बना के? आपके ख्याल क्या फायदा लेना चाह रही है, या आपको क्या नुकसान होगा इस नई अदालत से? इमरान खान को या आपको क्या नुकसान होगा? मेरी आप थोड़ी सी ये बात सुन लीजिए ना जी। ये मेरी पहले ये बात जरा सी 2 फकरों में मुकम्मल होने दें। देखें, पाकिस्तान का आइन जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर बुनियाद है उसकी, और वो ढांचा जो है ये तमाम का तमाम खत्म हो जाएगा अगर आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सर, ये तो पॉइंट आ गया आपका। अब जरा मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें। के हाथ में दे देंगे। ठीक है, ये आपका आ गया पॉइंट, बिल्कुल ठीक है कि तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान पहुंचाएगी नून लीग और पीपल्स पार्टी आपके नजदीक ये नई अदालत बना के? आपके नजदीक आपकी क्या एप्रीहेंशन है? मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो है ना इस वक्त नून लीग और पीपल पार्टी जो है ये इंडिपेंडेंट तो कुछ फैसला ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि मसवदा जो था वो जो उस सुबह को वोटिंग होनी थी, किसी को पता नहीं था कि मसवदे के अंदर क्या है। एक बंद पार्सल आया था, एक लिफाफा, और लॉ मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि जी मैंने 11 बजे मेरे पास आया, मौलाना को दे दिया, मौलाना ने कहा कि 2 बजे हमारे पास पहुंचा है, और किसी ने नहीं पढ़ा कि उसके अंदर है क्या। तो जब ये कैफियत हो तो आप सोचिए कि क्या जुडिशरी का हाल होगा और इस मुल्क के आइन के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल है। जी, पॉइंट आपको आ गया सर, खतरनाक सूरत हाल आप बता रहे हैं। दानियाल साहब, बात यह है कि आप जितना भी आप क्लेम कर लें, इकोनॉमिक फ्रंट पे आपको बड़ी कामयाबी मिल रही है, IMF से कर्जे आपको मिल रहे हैं। अभी आपको बता दिया इन्फ्लेशन का, तो मज़हर अब्बास साहब ने बता दिया कि सिंगल डिजिट में होने के बावजूद उसका प्रैक्टिकली बाज़ारों में
और लोगों के अंदर उसका असर नज़र नहीं आ रहा, महंगाई का असर पड़ा हो, तो ये जो इतना बड़ा आपने बेड़ा उठा लिया हुआ है, जो कि ऑब्वियसली जो है तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि आप ये अदालत कायम करके इमरान खान को या इनकी पार्टी को या अपने मकासद के लिए उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, अपने हाथ की छड़ी के तौर पे उस नए कोर्ट को। तो ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या स्टेबिलिटी और पॉलिटिकली और कोर्ट के साथ इस तरह की महाजर आई जिसमें आधे जजेस नाराज़ भी हो गए हैं आपसे। आज जस्टिस मुनीब जो है वो बाइकआउट कर दिया उन्होंने उस कमेटी का या उस बेंच का जो आप लोग तरमीम करके लेकर आए थे, और उसको बायस समझते हैं और उसमें समझते हैं कि जी मेलाफाइड इंटेंट से। क्या किस तरह चलाएंगे कारोबार ज़िंदगी को सर आप इतने कॉम्प्लिकेटेड माहौल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, पहले तो अगर जुडिशरी या जजेस का रोल की बात करें तो कोई जज जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंक्लिनेशन नहीं है। वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं एंड दे स्टैंड विद पाकिस्तान एंड सॉलिडारिटी और टू फॉर द सपोर्ट ऑफ दिस जुडिशल सिस्टम, उसके उनके साथ खड़े हैं। जहाँ तक बात है मुनीब साहब की, आज उधर उसमें अपने आप को ही रिफ्यूज़ड टू सिट। देखें, एक कानूनी हैसियत होती है जजेस की और वो ये है दे कैन रिक्यूज़ टू सिट इफ़ देयर आर एनी इश्यूज़ वहाँ उसमें रोस्ट्रम में बैठने के बाद। रिफ्यूज़ टू सिट जो है वो आई थिंक उनकी ओथ की वायलेशन होती है। इसके ऊपर जो कानूनी माहिरीन हैं वो बड़ा उन्होंने तनकीद की एंड उनकी ये बात है कि दैट ये लॉ परमिट नहीं करती कि वो रिफ्यूज़ करें बैठने से। जहाँ तक बात है दूसरी आपको सॉरी दूसरा क्वेश्चन क्या था? मैं आपसे सिर्फ ये जानना ही चाह रहा था कि आप जितना क्लेम कर रहे हैं कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान को आप एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अदालत के अंदर एक बहरानी कैफियत नज़र आ रही है। यहाँ पर एहतजाज के नाम पर इस वक्त जिस तरह गंडापुर साहब एक सूबे की पूरे वज़ीर आला ललकार रहे हैं आपको, और अब वो ये एहतजाज जब होंगे, चले पुट इट दिस वे, जब ये एहतजाज होंगे, आपने पिंडी के अंदर इनका एहतजाज मेरी बात सुन लें, पूरे पिंडी इस्लामाबाद को बंद करके रोका। ऑब्वियसली इससे इकॉनमी को नुकसान तो होता है ना। अब जब ये नया अब स्केड्यूल आ गया एहतजाज का जी, मियाँ वाली, फैसलाबाद, भावलपुर, फिर अदलिया के लिए लॉयर्स ने भी लेटर लिख दिया है कि जी नई अदालत जो बनी 300 वकला ने लेटर लिख दिया उसका हिस्सा ना बने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब तेरी की कैफियत जो है इसके मुताल्लिक कुछ सोचा आपने, इसको किस तरह एड्रेस किया जाएगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए लॉन्ग टर्म? देखें, गंडापुर साहब जो कर रहे हैं वो अपनी सोच की अक्कासी कर रहे हैं। उनकी सोच और उनकी जमात की सोच है जलाओ गिराओ, तफरीक, नफ़रत और नफ़रत दर नफ़रत। वो कभी इनकलाब की बात करते हैं लेकिन इनकलाब गरीब के लिए नहीं, इनकलाब बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ नहीं, इनकलाब पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए नहीं, इनकलाब अपने आप के लिए और इमरान खान के लिए, सिर्फ उनकी मैं को सेटिस्फाई करने के लिए। इनकलाब इसलिए कि IMF जब पाकिस्तान के साथ बैठ के नेगोशिएट कर रहा हो, पाकिस्तान के साथ बैठकर काम कर रहा हो, तो ये अमेरिका में उनके ख़िलाफ़ प्रोसेशंस करें। इनकलाब इसलिए क्योंकि ये जब सिविल नाफरमानी की कॉल दें तो आपके शोधाओं और उनके मुजस्मे जलाने के लिए और उनको आग लगाने के लिए इनको और बंदों की ज़रूरत है। इनकलाब के लिए इसलिए क्योंकि लोगों ने तफरीक, नफ़रत के बीजों को पानी देने से हाथ रोक दिए हैं। लोगों ने पाकिस्तान में एक सोच के साथ चलने का फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला है कि पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ चलेंगे। आज जो आप इनकी रैली है, इनके लोग और नंबर्स, वो तो बड़ा इमटेरियल चीज़ है कि बंदे कम थे, बंदे ज़्यादा हैं, बंदे थोड़े हैं, ज़्यादा हैं। इनके इसके पीछे पूरा एजेंडा क्या है, इनका स्टांस क्या है? कभी आपने स्टांस में सुना कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, कभी आपने सुना कि पाकिस्तान को बेहतर पोजीशन पे खड़े करने के लिए? इनके पास सवाए नफरत के बड़ी ऑब्वियस बात है कि आप क्योंकि इस वक्त बेनिफिशियरी है, हुकूमत आप कर रहे हैं और वो उनका लीडरशिप अंदर बंद पड़ी है, तो वो तो चाहेंगे ना वो बाहर निकले, फिर आपसे ज़रा मुकाबला हो सियासी मैदान में भी, तो आपने उसको बंद रखा हुआ है ना। फिर आप सर, इनके लीडर, मुझे बात बताएं, 2 साल इनका लीडर बाहर रहा हुकूमत मिलने के बाद भी। क्या 9 मई हमने करवाया था इनसे? हमने कहा था शोधाओं के मुजस्मे जलाओ, हमने कहा था पाकिस्तान को कमज़ोर करो, हमने कहा था अपने आर्मी चीफ के मुजस्मे जलाओ, हमने कहा था अपने अफवाज पाकिस्तान की यूनिफॉर्म को लहराओ और जाके कहो कि GHQ पे हमले करो। हमने कहा था कि शोधाओं की फैमिलीज़ जो आज पूछती हैं कि क्या हुआ कि हम अपने जो हमारे बच्चे हैं जो मुल्क की जानें देते हैं, उनका मजाक जिन लोगों ने उड़ाया उनके साथ क्या किया गया, हमने कहा था इनसे वो तमाम चीज़ें करो। ये ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। और मेरा ये ख्याल है
अवैध साहब इंटरनल एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ ये चलाते जिस हैं, जगह भी और आप इनके जाएंगे पास ना, कोई सब्सटेंशियल ना बात है ना नैरेटिव जो है, दानियाल और ना साहब कोई फरमा रहे चीज हैं ना, चलाने के लिए है। ये तो प्राइम सोच मिनिस्टर के ने ऊपर अमेरिका खड़े में बैठ होकर के ये करते बात की है कि सच्चे दिल से कहने का मतलब ये आप कह रहे हैं कि आपके नौजवान इसलिए अभी तक कामयाब नहीं हुए इमरान खान को छुड़वाने में या कोई मूवमेंट चलाने में अवैध साहब, क्योंकि उनको एजिटेशन करने की ट्रेनिंग ही नहीं है। दूसरी तरफ आपकी जान ही नहीं छुट रही, इस हुकूमत के पास तो एक छड़ी आ गई हुई है ना, एक छुरी है जिससे आपको उन्होंने वो करना है 9 मई की, और उसका तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा किस तरीके से आप बाहर निकल पाए। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की कोई कोर्ट, पाकिस्तान में कोई आपको रिलीफ दे सकेगा 9 मई के ऊपर। तो समझ नहीं आ रहा है, एक तरफ आप एजिटेशन कह रहे हैं हमसे नहीं हो रही, दूसरी तरफ जो है वो आपको अभी बता रहे हैं दानियाल साहब कि आपको जाने नहीं देंगे 9 मई से। तो आराम से बैठ जाइए, इस हुकूमत को काम करने दें, फिर आराम से पाकिस्तान। जी देखिए, बात यह है कि अभी दानियाल साहब जो बात कर रहे हैं, ये अब इस 9 मई का ढंढोरा पीटते पीटते अब बहुत अरसा गुजर गया और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। इसलिए रिजल्ट नहीं आया कि अगर ये नैरेटिव में सच्चाई मौजूद होती, सफिशिएंट एविडेंस होती, तो अब तक इसका ट्रायल मुकम्मल हो चुका होता। 1.5 साल में ये ट्रायल नहीं करके मुकम्मल नहीं कर सके और सबको गिरफ्तार करके बैठे हुए हैं, और वो बातें कर रहे हैं कि जी वो जो बेहुरमती हो गई। भाई, मुजस्समों की बेहुरमती से ज़्यादा जिंदा औरतों की और मर्दों की और नौजवानों की और जिंदा कौमों की और गरीब आवाम की और जो बिलो पावर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो उनकी बेहुरमती हो रही है, क्या वो आप कंपेयर कर सकते हैं उनके साथ? उनके जज्बात, उनके एहसासात अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, अपनी औलादों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी माओं के लिए, कभी सोचे ये हो इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है? ये तो ख़तरनाक तरीन सूरत हाल जो है वो पैदा की हुई है, और आप बार बार उसका वो आराम से वो नैरेटिव जो है, एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान जो था उसका कि जी ये कर दिया। भाई, कर दिया था तो क्यों नहीं ट्रायल किया? और जहां आपने ट्रायल जल्दी करना था, वो आपने 10 दिन के अंदर 3 ट्रायल करके सजा सुना दी इमरान खान को। तो ये डाइकोटमी जो है, ये डबल स्टैंडर्ड जो है, ये कब तक चलाओगे? नहीं चल सकता। राइट। ये इसकी एक लिमिट होती है। अब वो लिमिट आपको 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान के अवाम ने वोट देके उसको दफन कर दिया कि बस खत्म करो इस बात को। फिर आप उसी को चलाए जा रहे हैं, उसी को उठाए जा रहे हैं, इकोनॉमी तबाह हो गई। आपने पॉइंट आ गया आपका। 2 प्रॉन अटैक पाकिस्तान के एडवर्सरीज ने पाकिस्तान पे किया था, उसको शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुकम्मल करके दिखा दिया। डिस्ट्रॉय इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड डिस्ग्रेस आर्म फोर्सेस इन द आई ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों काम जो है इस हुकूमत ने मुकम्मल करके दिखाए हैं। नहीं, शहबाज शरीफ ने किस तरह डिस्ग्रेस किया है, शहबाज शरीफ ने किस तरह डिस्ग्रेस किया है लोगों के दिलों में फौज पाकिस्तान के हवाले से, ये बात समझ नहीं है आपकी? जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं उसको डिटेल भी समझा देता हूँ आपको। जी जल्दी से बता दें, मुझसे समझ नहीं आया कि हाँ जी कैसे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये पाकिस्तान को एक डैनियल अमेरिकन की किताब कुछ अर्सा पहले आई है, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। उसमें उसने लिखा है कि हमारा ये मतमा नज़र जो इस वक्त हदफ है हमारा, पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, और उसके लिए हम पाकिस्तान की लीडरशिप को परचेज करते हैं। किताब के अंदर लिखा हुआ है। नहीं तो आपके ख्याल में नून लीग और परचेज ये हो गई है? परचेज लीडरशिप को इस्तेमाल किस लिए किया गया? ये 2 बड़ी फैक्टर्स जो हैं जो पाकिस्तान को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी हैं, हम समझते हैं, और इंडिया की डोमिनेंस जो है साउथ एशिया में नहीं हो सकती। सर, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन बेसिकली फोर्सेस का पाकिस्तान मौजूद है। इनकी तो इतनी हिम्मत नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं, उस बाद आके दानियाल साहब आपने क्विक करना, जितने आप पे एक्विजिशन लग गए कि आप बेसिकली आप किसी और के एजेंडे पे काम करें। हालांकि मेरा नजरिया ये है कि आपकी इतनी वो नहीं है। मैं सिर्फ कहूंगा 9 मई से नून लीग की इतनी जरूरत नहीं है। 9 मई से लेकर आज तक 9 मई से लेकर आज तक इस शो तक वो पहलवान हैं जो अपने मुंह पर मुक्का मारकर गिर जाते हैं और फिर रोते हैं। अभी जो इन्होंने आपके सवाल का जवाब भी दिया तो उन्होंने अपने आप को नॉकआउट खुद ही कर दिया। तो वो कहते हैं ना, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। इनको समझ नहीं आती है क्या बात करते हैं और क्या किस नजरिए के साथ। मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद मजर इसका क्या जवाब? ब्रेक के बाद जी बताइए ना। अगर ये बात दुरुस्त निकल आती तो आप खुद ही बताते
कि भाई नहीं, वैसा मैं अभी एक लंदन में, बार इंग्लैंड आपसे में, मैं थोड़ा सा यूके में हंगामे हुए, थोड़ा सा मैं अगर आपसे लेकिन अभी गुस्ताखी हंगामे करूं, हुए यूके में, इख्तिलाफ करने की, और उन्होंने डे एंड नाइट अदालतें लगा सर के वो सजा वो सुना आपका दी। पॉइंट अलग, आपका पॉइंट वैलिड है। आपके यहाँ पे इतना हंगामा हुआ, इतना बड़ा वाकया हुआ, और 1.5 साल से अभी तक आप ट्रायल नहीं कर सकते। आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे गुस्ताखी करूंगा, डिसएग्री करूंगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में तो इतना तप्पड़ नहीं है कि वो पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत भर सके। मतलब वो कर ही नहीं सकते ना। मतलब इनके ये गवर्नमेंट में है इस वक्त, और हमें पता है कि गवर्नमेंट के लिए इनको क्या कुछ करना पड़ता होगा। इससे पहले इमरान खान साहब को पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता जब वो गवर्नमेंट में थे। इनकी तो ये नहीं है कि ये कर सके जो आप कह रहे हैं, परचेज हो गए। ये तो गवर्नमेंट ही नहीं ना, ना इनकी इतनी कैपेसिटी है कि ये अवाम के अंदर जाके तो तो नफरत भर सके ना। एक तरफ आप कह रहे हैं ये पॉपुलर नहीं, दूसरी तरफ ये तो बैक ब्रेक के गवर्नमेंट नहीं है बाद ना, ये तो घुस बैठ गए हैं, आके बैठ गए हैं हुकूमत को और कंट्रोल करके बैठ इनको गए। याद कराएं कि इनकी लीडर ये तो किस तरह सत्यानाश लेटर हुआ है लिख रहे मुल्क हैं का, पाकिस्तान तबाही के अफवाज के हो खिलाफ। गई। एक ब्रेक के बाद तरफ ही हो रही है, एक तबाही एक तरफ से नहीं हो रही। इमरान साहब ये डेला से बैठ के जो कॉल्स दे रहे हैं इस वक्त, पता नहीं वो किस हद तक पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात हो रही है, जो पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी कॉल्स दी जा रही है। एक ब्रेक लूंगा जी। मजहर अब्बास साहब, थोड़ा मुझे बताइएगा, ऑब्वियसली बाकी लोग तो पार्टी है इसके अंदर, ये जो करिया गली गली जाके पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है नई नई आईनी अदालतों की बातें हो रही हैं। आज तो ये भी कह दिया बिलावल साहब ने कि सूबाई लेवल पे भी जो है नई आईनी अदालतें खोलनी चाहिए। पीटीआई को इससे क्या खदशा है? ये नई आईनी अदालत जो है ये आकर आपके ख्याल में और आपका तज़िये में क्या सिर्फ दस्तूर की ये और अदल की खिदमत करने के लिए आ रही है, या पीटीआई को क्या खदशा है और वो खदशात आपके ख्याल में दुरुस्त है उस वजह से आ रही है? पहले तो इसका जवाब दे, फिर मैं बाकी की बातें पूछता हूँ आपसे। क्या खदशात है पीटीआई को इस नई आईनी अदालत से? क्या हो जाएगा उनके खिलाफ इसमें? देखिए कामरान विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल मॉन्टेसरी वाली पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा, जिस तरह मॉन्टेसरी में बच्चे लड़ते हैं ना एक दूसरे से जी, ये बिल्कुल वो पॉलिटिक्स हो रही है। आईनी अदालत कायम होने से क्या हो जाएगा और आईनी अदालत कायम ना होने से क्या हो जाएगा? क्या एक आम आदमी का मुकदमा आईनी अदालत में चलता है? क्या एक आम आदमी के मुकदमात आईनी अदालत में चलते हैं? ये जो लाखों मुकदमात सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट में पड़े हुए हैं, इसके लिए कभी किसी ने सोचा है? इसके लिए कभी कोई इक़दाम किए गए हैं? क्यों आईनी अदालत? हाँ, आईनी अदालत आपने जिस अंदाज में ये सारा स्ट्रक्चर पेश किया, बिल्कुल इसी तरह, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे कामरान सिर्फ ये इक़्तिदार में आने और इक़्तिदार बचाने की लड़ाई लड़ती है, और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस रोल ऑफ द जुडिशरी पे हो रहा है। और मैं किसी एक साइड की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आज काजी फाइज ईसा साहब ये कैटेगोरिकली नहीं कह सकते कि जी मैं 26 अक्टूबर को रिटायर हो रहा हूँ, उसके बाद मैं कोई पोजीशन नहीं लूँगा, ख़त्म हो जाएगी, सारी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएगी? जजेस पब्लिकली एक लेटर लिख रहे हैं, एक लेटर मंसूर अली शाह लिख रहे हैं, फिर जो है काजी फाइज ईसा वो दे रहे हैं। इतना पब्लिक डोमेन में आप जुडिशरी को ले आए हैं कि हमें बहुत अजीब व गरीब वाक़यात सुनाई देते हैं। तो आप लोगों का एतमाद जो है हमारे सबसे बड़े इदारे, इंसाफ के इदारे से उठता जा रहा है। ये आप किसको सर्व करने जा रहे हैं? ये आप कौन सी आवाम की खिदमत करने जा रहे हैं? अवाम का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाता ही कब है? जब एक आदमी फांसी चढ़ जाता है तो उसके बाद वो बरी हो जाता है। ये तो आपके 27, मैंने कवर किया है अदालतों को, 27, 30 साल बाद लोग रिहा होते हैं। क्या उनके लिए कोई इक़दाम किए गए हैं? क्या बिलावल भुट्टो बताएंगे कि सिविल कोर्ट्स में क्या हो रहा है, एक्साइज कोर्ट्स में क्या होता है, FIA कोर्ट्स में क्या होता है, स्टेट बैंक की अदालतों में क्या होता है, लेबर कोर्ट्स में क्या होता है? कोई एक इक़दाम बताएं कि इन अदालतों के लिए हुकूमतों ने कुछ किया हो। एक इक़दाम बताएं कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जब से इफ्तिखार चौधरी ले लें, आप साकिब निसार ले लें, आप काजी अपना जस्टिस खोसा ले लें, आप काजी फाइज ईसा ले लें, ये छोटी अदालतें जहां आम आदमी रुलता है सालों से, उसके लिए क्या कर रहे हैं? और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट हमें ये खुशखबरी दे रही है कि नहीं, मुश्किल वक्त निकल गया है। मुझे नहीं पता वो मुश्किल वक्त किसके लिए निकला है, कम से कम लोगों के लिए मुश्किल वक्त नहीं निकला है। लोगों को कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि आप आके कोई बहुत बड़ा इनकलाब ला रहे हैं। कोई एक आम आदमी को, हाँ, रिलीफ किसको मिलता है? ताजरों के केसेस बंद हो गए, नैब ने केसेस बंद कर दिए, उनको रिलीफ मिल गया। उनको, एक आम आदमी को किसी ने रिलीफ दिया है?
मुझे बताएं क्या रिलीफ दिया है किसी एक आम आदमी ने, किसी ने भी, कोई भी बताए एक आम आदमी के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं पिछले कई सालों में। और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये तमाम जमातें जिम्मेदार हैं इस पूरी सूरत हाल की। सर ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, इनके पास और ऑप्शन है क्या मासवाए इसके कि ये इनको सब कुछ करना पड़ेगा ही, और आप कह रहे हैं कि हुकूमत बचाने के लिए करना पड़ रहा है। आपके ख्याल में हुकूमत किस तरह इनकी बचेगी इस तरह आईनी अदालत कायम होने से? कामरान, आप अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए, आपने इमरान खान को निकाल दिया, आप फौरी तौर पे इलेक्शन कराते। हमारे यहाँ तो कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट रही नहीं ना, हमारे यहाँ कंटिन्यूटी बिल्कुल ठीक सर, पॉइंट आ गया आपका। चलते आपने 16 एक मुझे आपका पॉइंट आ गया क्विकली। दानियाल साहब, आपने काजी फाइसा साहब को तो महीनों पहले अनाउंस कर दिया था, तो कंट्रोवर्सी खत्म करने के लिए अनाउंस कर दे नए चीफ जस्टिस का नाम, प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखें जी, काजी फाइसा साहब का नाम हमने 1 महीना पहले अनाउंस किया या 10 दिन पहले किया या 2 दिन पहले किया, ये गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है कि किस टाइम पे करे। हमें कोई डिक्टेट तो नहीं कर सकता पॉलिटिकल पार्टी किस टाइम पे किया जाए, लेकिन यहाँ बात की आम आदमी के रिलीफ की। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाएं और मुझे बताएं कि ये मुल्क जब भी तारीखियों में था, जब भी दहशतगर्दी के बहरानों में था, जब भी ये मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस में था, तो हमने आके इसको निकाला। हम वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कह सकती हैं कि तामीर और तरक्की के सफ़र में अगर मुस्लिम लीग नून का आप टाइम निकाल लें तो ये मुल्क तारीखियों में चला जाएगा। वो बिजली का बहरान हो, वो वोटों में इस्तेमाल हो, वो इकोनॉमिक हलचल हो, या आज की बात जब आपकी शरह सूद कम हो रही है, जब आपकी इनकी जो मौत है वो इनकी मौत ये है कि आज इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में चली गई है, इनकी मौत ये है कि आटे की कीमत में कमी हुई है, इनकी मौत ये है कि फ्यूल की प्राइसेस में कमी हुई है। नो डाउट आई वुड एग्री कि बिजली के बिलों का बहुत बड़ा इशू है, उसमें इवन दो हमने रिलीफ दिया है फिर भी है, लेकिन हम इंशाल्लाह उसको भी हल करेंगे। और आपको नजर आएगा कि इनकी सियासी मौत ये है कि अब ये तहरीक इंसाफ और इन लोगों की जो पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करते हैं, जो 9 मई के मुजरिम हैं, जो पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, कि आपको नजर आएगा कि जूं चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी, इनकी और चीखें नजर आएंगी, ये और चीखेंगे और ये और कोशिश करेंगे। जो हाथ उठाकर दुआएं करती रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। आप कमजोर करने चले हुए भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग कौन लोग हैं तहरीक इंसाफ वाले? वैसा वैसा आवाज आ रही है आपको? जी क्या फरमाया आपने? मैंने कहा जनाब आप लोग इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क को बचाने चले हुए हैं। मैं तो हैरान हूं भाई, छोड़ दें ये तशद्दुद का रास्ता, छोड़ दें एहतजाजी तहरीक। देखिए सवाल ये है कि अभी दानियाल साहब जो है वो बहुत सारी मौतें गिना दी उन्होंने पीटीआई की। क्या वैसे ये पार्लियामेंट में बैठे में ये अंदाज जो है गुफ्तगू का नामुनासिब सा है, अच्छा अंदाज होना चाहिए। अच्छा। लेकिन बहरहाल गंडापुर साहब से तो अच्छा ही अंदाज है यार। वैसे बात यह है कि जो सूरत हाल है, तो गोली चला रहे भाई, बड़ी इसको टैंक चला रहे हैं, बड़ा सीरियसली टेकअप करना चाहिए और सबको साथ जोड़ के बैठने वाले हालात पैदा हो रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। और अगर ये खुद क्रिएट कर रहे हैं इस किस्म की, तो फिर इस मुल्क का जनाब मुल्क के, क्योंकि आपने जुडिशरी के स्ट्रॉन्ग, सुनिए, जुडिशरी के अगर स्ट्रॉन्ग पिलर को अगर आपने गिरा दिया, अगर आपने जुडिशरी के स्ट्रॉन्ग पिलर को इस तरह से खत्म किया और कमजोर करके गिरा दिया, तो लेकिन मसला ये है, मैं जल्दी एक चीज बता दूं, ये खड़ा नहीं रह सकता। पाकिस्तान की रियासत नाको नाक आई हुई है इस वक्त। दहशतगर्दी के अंदर जो मुकदमे ज़ेर इल्तवा है उन्होंने तबाही फेरी हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका काम भी था ATC का कि उन्होंने जल्दी जल्दी काम करना था ताकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी जेओपर्डाइज ना हो, टेररिस्ट जो है उनको फौरन इंसाफ मिले। प्रॉब्लम ये है, मेरे सामने जो वेरीफाइड फिगर्स हैं, पंजाब में 23, KP में 13, सिंध में 32, बलूचिस्तान में 9, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 10, इस्लामाबाद में 2 इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें काम कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद नेक्टा के शुमार के मुताबिक 2023 में दहशतगर्दी के ज़ेर इल्तवा मुकदमात का तनासुब बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा, यानी कि 34%। ना कोई गवाह आ रहा है, ना कोई उसमें पेशरफ्त हो रही है, ना कोई पेशिया हो रही है। KP में 32%, सिंध में 19, पंजाब में 8 इस वक्त जो है ज़ेर इल्तवा चल रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी ऑब्वियसली जियोपर्टाइज होती है। मुल्क भर में 605 मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। तो इस वक्त रियासत ये समझती है कि या तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले काम किया जाए ताकि ये फौरी इंसाफ तो हो। यहाँ पे जाके तो मामला और लटक गया है। पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का परसेप्शन उभर रहा है और कुछ हद तक ठीक भी है,
लेकिन उसके असर ज़ायल हो सकता है अगर ये एहतजाजी तहरीकें और ये अदालती मामला जो है सही तरह ना डील किए गए। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।